इस बीच पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आजाद होता दिखने लगा। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे संगठनों ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान की फौज पर इतना बड़ा हमला हुआ कि बलूचिस्तान की आजादी तय दिखने लगी और इसीलिए पाकिस्तान की फौज और उसकी सरकार इस पर खामोश है। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान की दुखती रग रहा है, लेकिन पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रांत अब उसके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान से लगने वाला पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म, अरब सागर से लगने वाली पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा भी खत्म। जिस सीपीईसी के लिए पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ गई, उस सीपीईसी का वजूद भी खत्म, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से ही होकर गुजरता है। अरब सागर में ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है, जहां तक सीपीईसी को पहुंचाने की योजना है। यानी अगर बलूचिस्तान हाथ से निकला तो पाकिस्तान और चीन दोनों हाथ मलते रह जाएंगे और दोनों को ही यह खतरा अब साफ दिखने लगा है। इस बार जो हमला पाकिस्तान की फौज पर बलूचिस्तान में हुआ, वो पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला है। हैरानी की बात यह कि इस हमले की जिम्मेदारी न तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली और न ही किसी दूसरे बड़े संगठन ने, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान में अब कोई और संगठन खड़ा हो गया है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाना चाहता है। पाकिस्तान की फौज के कई बड़े अधिकारी और सैनिक एक ट्रक में सवार थे। ये ट्रक आगे बढ़ ही रहा था कि एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर एक आत्मघाती हमलावर सवार था, जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक था। टक्कर होते ही भयानक धमाका हुआ और पाकिस्तानी सेना का ट्रक हमले का शिकार हो गया। हमला अचानक हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तानी फौज के 10 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 10 से ज्यादा अफसर बुरी तरह जख्मी हो गए। इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की फौज पर बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए दावा किया जाने के लगा कि अब बलूचिस्तान की आजादी की जंग अपने अंजाम तक जल्द पहुंचने वाली है। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के संगठनों के सामने पिछले कुछ सालों में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और अब तो उसके लिए मुसीबत बड़ी होने की वजह कई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल भी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में ही सक्रिय है। इन सभी संगठनों ने पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। इन संगठनों के ताबड़तोड़ हमलों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज और वहां की पुलिस ही रही है। बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जो प्राकृतिक संपदा का खजाना है, लेकिन विकास के नाम पर पाकिस्तान ने इस प्रांत को कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए वो दशकों से जंग लड़ रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती दिख रही है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की होली इस बार सलाखों के पीछे बीतेगी, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और तब तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उधर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को धोखा दिया। तुर्की में पिछले महीने आए भूकंप के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी मदद की थी और ऑपरेशन दोस्त चलाया था, लेकिन तुर्की ने साबित कर दिया कि धोखेबाजी उसकी फितरत में है, क्योंकि भारत के पीएम ने वहां जो मदद भेजी उसका उसने रत्ती भर एहसान नहीं माना और पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापने लगा। एहसान फरामोश एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर साबित कर दिया कि वो गद्दार। हद तो तब हो गई जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की आलोचना और पाकिस्तान की तारीफ की, जिसके बाद भारत ने तय कर लिया कि वो तुर्की को इस गद्दारी की सजा देगा, क्योंकि पीएम मोदी को तुर्की की दुखती रग पता है और वो दुखती रग है आर्मेनिया और ग्रीस, क्योंकि इन दोनों देशों में तुर्की का हाल पाकिस्तान जैसा है। पिछली बार जब एर्दोआन सरकार ने कश्मीर की बात की थी तो भारत ने ग्रीस का मुद्दा उठाकर उसकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन लगता है कि तुर्की की अक्ल तब ठिकाने नहीं आई थी और इसीलिए भारत एक बार फिर तुर्की ग्रीस विवाद की बात कर सकता है, क्योंकि एजियन सागर के द्वीपों के मुद्दे पर ग्रीस ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। नेटो तक में ग्रीस ने इस मामले में तुर्की को नीचा दिखाया और अगर पीएम मोदी ने इस मामले में खुलकर ग्रीस का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो तुर्की के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीस के अलावा आर्मेनिया भी तुर्की की दुखती रग है, क्योंकि वो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान का साथ दे रहा है और अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। यानी आर्मेनिया को मदद की जरूरत है। उसने भारत से रॉकेट सिस्टम मांगा भी है, जिसका नाम पिनाका है, और ये 44 सेकंड में 12 मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। ये मिसाइलें करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती हैं और किसी भी मौसम में दुश्मन को धूल चटा सकती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलावा भारत और आर्मेनिया के बीच और भी कई खतरनाक हथियारों की डील हुई है, जिनकी सप्लाई जल्द ही शुरू होने वाली है। एर्दोआन आर्मेनिया और ग्रीस की बात उठते ही बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए तुर्की ने शीशे के घर में रहकर दूसरे के घर पर पत्थर मारने की जुर्रत की। भूकंप में करीब 45,000 लोगों की मौत का मातम मनाने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि उसने मुसीबत के वक्त काम आने वाले भारत और भारत के प्रधानमंत्री की मदद की कदर नहीं की, जिसके बाद धोखेबाज तुर्की की बोलती बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर फिर से खुलने से लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिल गई। हालांकि आश्रम फ्लाईओवर अभी सिर्फ
कार और मोटरसाइकिल वालों के लिए खोला गया। जो 2 महीनों से बंद पड़ा था। इस फ्लाईओवर के विस्तार से नोएडा, गाजियाबाद और दक्षिण दिल्ली से आने वालों को न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिला, बल्कि अब उनका वक्त भी बचेगा। 6 लेन के इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इस बीच चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को ताइवान की सीमा में भेजकर उसे उकसाने की कोशिश की। वो पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। और पिछले कुछ महीनों में कई बार चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-10 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। हालांकि इस बार चीन ने इस फाइटर जेट को न भेजकर अपनी सेना के मालवाहक विमान Y-8 को इस काम के लिए उतारा। इसके साथ ही उसने अपने लड़ाकू ड्रोन BZK-005 और कुछ जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा में भेज दिया, जिसके बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में चीन के फाइटर जेट, ड्रोन और जंगी जहाज ताइवान की सीमा से लौट गए, लेकिन चीन की इस हरकत ने एक बार फिर जंग के हालात बना दिए। क्योंकि चीन किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, वो उसे अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अब तक इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका का डर है, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को उससे भी युद्ध लड़ना होगा। यही नहीं, अमेरिका ताइवान की सेना को मजबूत करने में भी जुटा है। हाल ही में बाइडेन सरकार ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों और AGM-88 मिसाइलों समेत कई दूसरे हथियार देने की मंजूरी दी है। वहीं चीन ने भी अमेरिका और ताइवान की चुनौती से निपटने के लिए अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा। इधर होली से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते हुए वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। और इस तेजी की वजह से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सेंसेक्स 415 अंकों के उछाल के साथ 60,265 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 124 अंकों की बढ़त के साथ 17,700 के ऊपर बंद हुआ। उधर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रहे बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे की धमकी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन दिया है। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द शहबाज शरीफ ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, जहां पिछले साल सितंबर के महीने में भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सिंध का ज्यादातर इलाका कई महीने पानी में डूबा रहा। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि हजारों एकड़ खेत की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों की कमर ही टूट गई और सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वहां के किसानों की मदद के लिए 1350 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की जरूरत थी, जिनमें 830 करोड़ सिंध प्रांत में उनकी पार्टी की सरकार ने दिए, जबकि 470 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शहबाज शरीफ सरकार को देने थे, जो उसने नहीं दिए। इसी बात से नाराज बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को धमकी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द ये पैसे नहीं मिले तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे। मतलब शहबाज सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ने हाथ खींच लिया तो शहबाज शरीफ की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी जो गर्मी शुरू हुई है वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले महीने तो इतनी आग उगलेंगे कि गर्मी सहना बस से ही बाहर हो जाएगा। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और आशंका जताई कि कुछ ही महीनों में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही ये पृथ्वी भट्टी बन जाएगी। भारत में तो फरवरी और मार्च ने ही लोगों का पसीना निकाल दिया है। उस पर अप्रैल के बाद मौसम ऐसा सुलगेगा कि हो सकता है कि इंसान हार ही मान ले। गर्मी झुलसाती रहेगी, लेकिन आशंका है कि आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं बरसेगी। जमीन सूख जाएगी और आगे अकाल भी पड़ सकता है। और ये सब एल नीनियो इफेक्ट की वजह से होगा। एल नीनियो में पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। अभी तक बीते 3 साल से समंदर में ला नीनिया इफेक्ट बना हुआ था। ला नीनिया एल नीनियो से बिल्कुल उलट होता है। उसमें सतह पर मौजूद पानी ठंडा रहता है, लेकिन इसके बावजूद साल 2020 को छोड़ दें तो 2021 और 22 में जबरदस्त गर्मी पड़ी। अब जब ठंडा ला नीनिया ही गर्मी से राहत नहीं दिला पाया तो फिर एल नीनियो तो गर्मी ही लाता है, जिसका पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। भारत भी इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि एल नीनियो की वजह से भारत में मानसून लाने वाली हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। और पहले ही फरवरी में पड़ी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1901 के बाद बीता फरवरी सबसे गर्म रहा है, जिसकी वजह से पहले ही गेहूं, दाल और तिलहन की फसलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उस पर अगर एल नीनियो इफेक्ट भी आ धमका तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, क्योंकि अगर गर्मी भी जबरदस्त पड़ी और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई तो फसल बर्बाद होगी, और फसल बर्बाद हुई तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। वो भी ऐसे बढ़ेंगे कि महंगाई कमर तोड़ डालेगी। इससे वित्तीय घाटे का हिसाब भी बिगड़ सकता है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों पर दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग ने यह जानकारी दी कि मार्च से मई तक देश के कई राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी और आग लगने की घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने की भी सलाह दी। उधर खबर है कि रूस के लिए भारत 2023 में भी कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहेगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कच्चे तेल की मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है। लेकिन दावा यह है कि रूस के लिए अब भी भारत ही ज्यादा बड़ा सहयोगी बना रहेगा। मतलब यह कि भारत तक पहुंचने वाले कच्चे तेल में कोई कटौती नहीं होगी। ये खबर चीन के लिए बड़ा झटका है। 2020 के बाद से ही चीन में कोरोना वायरस से जुड़ी बंदिशें लगी हुई थी, लेकिन अब पाबंदियां हट गई हैं और माना जा रहा है कि चीन में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की मांग पैदा होगी। अनुमान तो यह है कि चीन में रोजाना 9 लाख बैरल कच्चे तेल तक की मांग हो सकती है, जबकि भारत का इंपोर्ट अभी तक केवल 1,85,000 बैरल रोजाना का ही है। इसीलिए भारत से कहीं ज्यादा कच्चा तेल चीन इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन रूस ने संकेत दे दिया है कि भारत के साथ कारोबार ही उसकी प्राथमिकता रहेगी। रूस से भारत तक तेल का इंपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि रूस के तेल पर भारत को भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। पाकिस्तान में एक शादी का वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक दुल्हन को सोने से तौला गया। जिसके बाद वीडियो की वहां खूब आलोचना की गई क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और वीडियो में दुल्हन को सोने से तौला गया। ये वीडियो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी का बताया गया और शादी की ये रस्म पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हुई। यानी जिस समय पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी आधा पेट खाना खाकर सो रही है, उसी समय दुबई में एक आलीशान शादी हुई जिसमें दुल्हन को सोने से तौलने जैसी रस्म की गई। उसका वीडियो बनाया गया और दुनिया को दिखाया गया कि पाकिस्तान में रईसों की हर दौर में ऐश है। हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिन सोने की ईंटों से दुल्हन को तौला गया वो नकली थी और उन पर सुनहरा पानी चढ़ाया गया था क्योंकि शादी की थीम एक फिल्म पर आधारित थी। हालांकि ये पता चलने के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि ईंटें भले ही नकली थी लेकिन थीम वेडिंग में तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में पैसे वाले कंगाली के दौर में भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जिसकी मिसाल वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये वीडियो भी है, जिसमें वो लंदन के एक महंगे शोरूम में शॉपिंग करने जाते दिखे। पाकिस्तान में ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की फजीयत की वजह बन गया। वैसे ही उनकी वहां खूब आलोचना हो रही है क्योंकि उनके सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती चली गई, जिसका रोना रोने शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। क्योंकि कतर में उन देशों की कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कम विकसित हैं। यानी शहबाज शरीफ एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें यह साबित हो जाए कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपनी गरीबी का ढिंडोरा पीटकर ही उन्हें किसी देश से कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अपने इन दौरों के चक्कर में वो पाकिस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज हो गए। यानी शहबाज के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। वो अपने विदेश दौरे के लिए भी आलोचना झेल रहे हैं और अपने परिवार वालों की शाह खर्ची की वजह से भी। जबकि नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान की आम जनता को ही नहीं, वहां की सेना को भी पेट काट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान में सैनिकों की खाने पीने की चीजों में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है। इस बीच पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान का वीडियो सामने आने पर उसकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को शेयर करके लोग पाकिस्तान पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि वीडियो में रनवे पर खड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान बेहद जर्जर हालत में दिखाई दिया। कई जगह पर विमान का पेंट उखड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो विमान में जंग लग गया। विमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पाकिस्तान की जमकर हंसी उड़ाई गई। वीडियो को शेयर करते हुए ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के पास विमान को पेंट कराने के पैसे नहीं है और उसे कश्मीर चाहिए। हालांकि वीडियो कब का है और उसे किसने रिकॉर्ड किया, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन विमान के वीडियो को लोग पाकिस्तान की कंगाली से जोड़कर शहबाज शरीफ की सरकार पर तंज कस रहे हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेज दी। इस बार ये हथियार जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजे गए, जिसके बाद पुतिन का पाकिस्तान पर भड़कना तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस ही भूख से मर रहे पाकिस्तान को गेहूं देकर उसकी जान बचा रहा है। और अगर पुतिन को यह बात पता चल गई कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है तो फिर उसकी शामत आनी तय है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को पुतिन के गुस्से की परवाह नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक बार फिर हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है और ये खेप इस बार भी ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दी गई है, जिसे कराची के एक बंदरगाह से 162 कंटेनरों में भरकर रवाना किया गया। पाकिस्तान से भेजे गए रॉकेट और गोला बारूद जर्मनी के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे, जबकि पिछले महीने भी पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में हथियार यूक्रेन भेजे थे।